तो उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी वाला पार्ट हो चुका है, तो अगला पार्ट हम लोग बात करेंगे तराई रीजन में। और याद करिए, जब वेस्ट यूपी पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था बिजनौर सहारनपुर वाला इलाका तराई रीजन में आता है, तो हम लोग दोबारा डिस्कस करेंगे। तो चलिए तराई रीजन की बात करते हैं। तो देखिए, जो शब्द है तराई, ये दरअसल फारसी वर्ड है, फारसी शब्द है, तर से। तो जब आप चिकन मटन खाते होंगे तो लोग कहते हैं ना तरी दे दो, आपके इलाके में यूपी में लोग कहते हैं थोड़ा तरी दे दो, ग्रेवी जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं। तरी शब्द का मतलब होता है वेट, यानी ये जो रीजन है एक तरह से वेटलैंड है। वेटलैंड का मतलब क्या होता है? जहां पे पानी वाटर लैगिंग हो, मतलब वहां पर पानी इकट्ठा हो जाता हो और पानी चारों तरफ, ज्यादातर साल के 8-10 महीने आपको पानी लगातार वहां पर क्या हो, विद्यमान। ज्योग्राफिकली देखें तो तराई का मतलब क्या है कि ऊपर ये मान लिया पहाड़ का रीजन है। ये जो इलाका है पहाड़ के बाद वाला, ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाए होंगे कि ये इलाका कहलाता है भाबर। भाबर मतलब क्या? कि जब पहाड़ से नदियां आती हैं, वो बरसात की नदियां हो या ग्लेशियर की नदी, ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हो, जब ऊपर स्लोप होगा तो देखिए पानी की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और वो पानी क्या करेगा, अपने साथ पत्थर उत्थर भी लेकर क्या होता है, आता है। और जैसे ही स्लोप सीधा हो जाएगा, आपको मैं अगर ऐसे कहूं कि ये एक पाइप है, आपने पानी डाला और पानी इधर से निकल रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? और इसी को हम खड़ा कर दें, पाइप को क्या कर दें, खड़ा कर दें, और यहां से पानी डालें तो स्पीड कितनी होगी? जाहिर बात है इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब पानी स्पीड से आएगा तो तेजी से पत्थर और सॉइल सब लेकर क्या होता है, आता है। लेकिन जब नीचे आता है तो उस पानी का वेग, वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम हो जाती है तो पत्थर उत्थर यहां पर सॉइल इकट्ठा होना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो जो पहला इलाका है भाबर का, वहां जहां पत्थर गिट्टियां ये सब इकट्ठा हो जाती है, और उसके बाद का इलाका जहां पानी इकट्ठा होता है ढेर सारा, वो इलाका ही हमारा क्या कहलाता है, तराई। तो तराई का इलाका क्या है, वेटलैंड है, लो लैंड है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है। और चूंकि वेटलैंड है, पानी वहां इकट्ठा होगा, तो इससे क्या होगा, उस इलाके में घास वास क्या होंगी, ज्यादा जम जाएंगी। घास ज्यादा जमेंगे, जंगल पेड़ों को ज्यादा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, तो उस इलाके में कीट या पतंगे भी क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। जहां कीट होंगे, पतंगे होंगे और वेटलैंड होगा, वहां पर पक्षी, बर्ड्स क्या हो जाएंगी, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो उनके लिए क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा। और जहां पर कीट होंगे, पतंगे होंगे, पशु पक्षी होंगे, वहां सांप जैसी प्रजातियां भी क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी। यानी ये तराई का इलाका एक इको जोन डेवलप कर लेता है, जहां घने जंगल होंगे, जहां पर वेटलैंड होगा, तालाब होगा, पोखरे होंगे, ढेर सारी नदियों का क्या होगा, जाल होगा। यूपी के संदर्भ में देखें तो ये जो वेटलैंड है, आप ऐसे देखिए, सहारनपुर से शुरू होता है और ये इलाका कहां जाता है, कुशीनगर, ये आगे बिहार तक जाता है। पर चूंकि हम लोग की यूपी की क्लास है तो हम लोग यहीं तक केवल क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये जो इलाका है जो हमें पढ़ना है, ये इलाका जो आपका है, ये वेटलैंड के नाम से या तराई रीजन के नाम से जाना जाता है। तो तराई के बारे में एक सामान्य समझ तो आपको ज्योग्राफी की क्लास में हुई होगी। हमारा यहां संदर्भ क्या है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम तराई को कैसे समझें। हम इसे दो भागों में बांट लेंगे। एक डिवाइडिंग लाइन, अच्छा डिवाइडिंग लाइन ज्योग्राफिकली नहीं है, वो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से टॉपिक को पढ़ाने के संदर्भ में बांट लिया। लखीमपुर से इधर का इलाका जितना बढ़ते जाएंगे पूरब की तरफ, इस पर दरअसल ईस्ट यूपी का प्रभाव है। ये इलाका जो है ये ईस्ट यूपी के प्रभाव में है, तो हम लोग इसको ईस्ट जोन के नाम से क्या करेंगे, देखेंगे अपनी सुविधा के लिए। ऐसा नहीं कि कोई डिवीजन हो रहा हो, अपनी सुविधा के लिए इसको ईस्ट जोन में आने। और पीलीभीत से सहारनपुर वाला इलाका, इस पर वेस्ट यूपी का इंपैक्ट है, सोशल कल्चरल सभी चीजों का, तो इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, वेस्ट जोन के नाम से जानेंगे। यानी अपनी सुविधा के लिए तराई रीजन को हम लोगों ने कितने भागों में बांट लिया, हम लोगों ने तराई क्षेत्र को वेस्ट जोन, ये कहां से कहां तक है, अभी दिखाया हमने, सहारनपुर से लेकर कहां तक है,
पीलीभीत तक, और एक इलाका हमने कहा ईस्ट जोन है, जो कहां है, लखीमपुर से लेकर कुशीनगर तक का क्या है, ये इलाका है। ये इसलिए कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सभी डायमेंशन से आप चीजों को क्या कर लें, अलग अलग करके समझ पाए। इसमें हमें पढ़ना क्या है, सिलेबस के हिसाब से। और हमने आपसे कहा था कि सिलेबस तो डिटेल में अलग से पढ़ेंगे, ये तो एक यूपी की अंडरस्टैंडिंग आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि इस इलाकों के आर्थिक मुद्दे क्या है, इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, इश्यूज आइडेंटिफाई करने हैं कि इन सभी इलाकों में आर्थिक मुद्दे हमारे सामने क्या है। दूसरा हम देखेंगे इस इलाके में पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं, क्योंकि हमने कहा एक इको जोन है, वेटलैंड है, तो जाहिर बात है इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी इस इलाके में क्या है, संभव हो सकती है। इस इलाके की सोशल कल्चरल सिचुएशन क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे क्या है। ये एक यूनिट है, अगर सोशल कल्चरल देखा जाए तो जाहिर बात है यहां ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, ढेर सारे मुद्दे क्या होंगे। और इन तीनों मुद्दों से निकलेगा राजनीतिक मुद्दा, इन्हीं तीनों से निकलेगा राजनीतिक मुद्दा। देखिए, राजनीति को विषय की तलाश होती है, सब्जेक्ट की तलाश होती है। और सब्जेक्ट कहां से आते हैं, या तो इकोनॉमिक्स उसको सब्जेक्ट मुहैया कराता है। जैसे हो सकता है पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू क्या हो कि पाकिस्तान में महंगाई लगातार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, लगातार वहां पर डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। और ऐसे में अगर कोई मुद्दा पॉलिटिकल उसमें हुआ तो हर आदमी उसमें क्या बन जाएगा, सहभागी। उसी तरह से पर्यावरण भी लोगों के लिए क्या बन सकता है, मुद्दा। और समाज और संस्कृति तो हमेशा से भारत जैसे समाजों में बड़ा मुद्दा हमेशा क्या रहे हैं, बने रहे। तो इनसे मुद्दे क्या रहे, मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं जिसको डिस्कस करना है। आप मेरे सामने पहला प्रश्न या आपके सामने आता होगा कि तराई की ज्योग्राफिकल कंडीशन तो एक है, लगातार वहां पर वेटलैंड बना रहता है, जंगल होते हैं, पर्यावरणीय चीजें हैं। उसके बावजूद जो वेस्ट जोन है उसकी पर कैपिटा इनकम ईस्ट जोन से ज्यादा है। तो क्यों है भाई, क्यों ऐसा है कि अगर आप मैप में देखें, आप इन इलाकों की पर कैपिटा इनकम देखिए और इस इलाके की पर कैपिटा इनकम देखिए, एक डेटा के हिसाब से आपको बड़ा अंतर दिखाई देगा। आप देख लीजिए चाहे तो आप देखिए इन इलाकों की जो औसत पर कैपिटा इनकम है वो लगभग हम क्या मान लेते हैं, कितना है, 70,000। भौगोलिक पर्यावरणीय परिस्थितियां क्या हैं, एक है। लेकिन जैसे ही हम ईस्ट जोन में आएंगे, यहां पर देखिए पर कैपिटा इनकम औसतन कितना आता है, 35,000 रुपये। यानी सोचने वाली बात है कि अगर भौगोलिक पर्यावरणीय परिस्थितियां कॉमन है, सेम है, तो ऐसा क्यों है कि पश्चिम में प्रति व्यक्ति आय पूरब के तराई इलाकों के आय के सापेक्ष दुगने के क्या है, बराबर। ये क्या है, विचारणीय प्रश्न है। और क्यों ऐसा है कि ये पूरब के जितने भी आपने ये जिले देखे, ये नीति आयोग की आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत के सबसे पिछड़े हैं, आर्थिक हिसाब से, सामाजिक हिसाब से, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी मानकों में पीछे हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, आकांक्षी जिले। अगर हम कंपेयर करें तो पूरे यूपी में आकांक्षी जिले देखिए इतने हैं, पूरे यूपी में। उस पूरे यूपी के आकांक्षी जिलों में सबसे बड़ा प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि ये तराई वाले इलाके ही सबसे ज्यादा क्या हैं, आकांक्षी। देखिए बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है, पर इस बड़े वाले उत्तर प्रदेश में ये जो 4 जिले हैं, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर, ये ऐसा क्यों है कि आप नोटिस कर लिए। देखिए ये श्रावस्ती है, ये बलरामपुर है, ये बहराइच है, और ये क्या है, यानी ये इतनी बेल्ट जो है ये भारत के सबसे पिछड़े जिलों में आता है।
जबकि अगर उसी के बगल में कंपेयर करें रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, तो वो भारत के सबसे विकसित जिलों में आते हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखता है? आप खुद सोचिए, एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ बहुत ज्यादा विकास है और एक तरफ विकास बहुत ही क्या है, कम है। हम इनके रीजन खोजेंगे और जब रीजन खोज लेंगे तो यहीं से इन समस्याओं का समाधान क्या होना चाहिए ये भी जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आर्थिक प्रश्न में दूसरा एक बड़ा प्रश्न जरा समझिए, यहीं पे ईस्ट और वेस्ट जोन में फसल कैसे होती है एक विशेष पर्यावरणीय परिस्थितियों में। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या भारत के साउथ वाले इलाके में, जो भारत का साउथ वाला इलाका है, वहां पर गेहूं हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि गेहूं के लिए पहले ठंडा होना चाहिए मौसम, फिर गर्म होगा तो उसकी बालियां क्या होंगी, पकेंगी। ये चूंकि कोस्टल जोन है तो यहां टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, एक होता है। यानी पर्यावरणीय परिस्थितियां फसलों की एक जैसी होती है। और चूंकि ये तराई इलाका है तो इनकी पर्यावरणीय परिस्थितियां तो एक जैसी हैं। पर ऐसा क्या है, यहां पर कैश क्रॉप बोई जाती है बहुत ज्यादा, और यहां पर फूड ग्रेन्स की खेती होती है बहुत ज्यादा। सोचने वाली बात। ऐसा नहीं कि कैश क्रॉप यहां नहीं होती है, मैं तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखिए, जब हम कहते हैं फूड ग्रेन्स ज्यादा होती है तो कैश क्रॉप भी होती होगी, पर मात्रा उसकी बहुत ही क्या है, कम है। कैश क्रॉप में सबसे बड़ी खेती होती है गन्ना, सबसे ज्यादा चीनी मिले इसी इलाके में। तो गन्ना श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच में भी हो रहा है, पर अगर कंपेयर करें और प्रोडक्टिविटी देखें तो उधर क्या है, ज्यादा है। और इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। गन्ना हो या चावल हो, इन सब फसलों के लिए बरसात ज्यादा होनी चाहिए, बारिश। और आपको पता है, जितना आप पूरब से पश्चिम जाएंगे रेनफॉल एवरेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। रेनफॉल इधर ज्यादा हो रही है तो गन्ने की परिस्थिति इधर ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, पर खेती कहां ज्यादा हो रही है, वेस्ट में। ऐसा क्यों है भाई, क्या रीजन है? कुछ ना कुछ तो उसके क्या होंगे, कारण होंगे। दूसरा, इस इलाके में आप देखेंगे गन्ना चावल के अलावा इस इलाके में फूलों की खेती, मेडिसिन की खेती बहुत होती, मेडिसिनल प्लांट। पर यह इलाका जो है मुख्यतः चावल की खेती का ही क्या है, सेंटर। अगर गन्ना हो भी रहा है तो बहुत कम मात्रा में हो रहा है। अगर हम वेस्ट को देखें तो ये एग्रीकल्चर जोन के रूप में वेस्ट हमारा क्या है, माना जाता है, और ईस्ट बस इतना उगा पाता है कि अपनी आवश्यकताओं को तत्काल क्या कर पाए, पूरा कर पाए। तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है, क्या रीजन है, क्या इसके पीछे का क्या है, फैक्टर है। तीसरी चीज और सोचने वाली बात है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, ये इलाका जो है, ये आप देखिएगा एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का सबसे बड़ा क्या है, सेंटर। बिजनौर, आपको पता है दुनिया भारत में सबसे ज्यादा ब्रश जो आप करते हैं कहां बनता है, बिजनौर में। वहां एक गांव है, मैं नाम भूल गया हूं, कुछ शेरगांव या शेरपुर है, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा क्या बनते हैं, ब्रश बनते हैं। हड्डी का काम बिजनौर में सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। आप रामपुर आएंगे तो रामपुरी मत सोचिएगा केवल चाकू बनाता है, रामपुरी चाकू जो आपने बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा। सबसे अच्छी टोपी जो बनती है वो कहां बनती है, रामपुर। जरी का सबसे अच्छा काम कहां होता है, रामपुर। बरेली आप जाएंगे तो आप मुरादाबाद जाए, मुरादाबाद आपने सुना होगा पीतल का सबसे बड़ा क्या है, सेंटर है। और इसके अलावा तांबे का भी सबसे बड़ा सेंटर कौन है, ये बरेली से लेकर इस इलाके में एग्रो बेस्ड बिजनेस हो। एग्रो बेस्ड का मतलब क्या हुआ, धान मिल, चावल मिले हो, फ्लोर मिले हो, इस तरह की एग्रो बेस्ड बिजनेस हो, या हड्डी का काम हो, लेदर का काम हो, इस तरह के काम बड़ी मात्रा में देखने को क्या होते हैं। फिर मेरा वही प्रश्न होगा, अगर यहां बन सकता है, इको जोन एक जैसा है, तो व्हाई नॉट हेयर। आखिर ईस्ट यूपी में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्यों नहीं है? और तराई में नहीं है, पर नीचे आएंगे तो मऊ में और आजमगढ़ में हो सकता है कि काम हो रहा हो, बनारस में हो रहा है। ऐसा नहीं कि ईस्ट में सब जगह खाली है, पर तराई रीजन में ऐसा क्यों नहीं है? ये प्रश्न विचार करने का है, हमें और आपको क्या करने का है, जानने का है। तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में देखिएगा, वेस्ट बहुत डेवलप है, इकोनॉमी में 80% क्या है,
ओवरऑल वेस्ट बहुत डेवलप है और इसीलिए शायद उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, ज्यादा है। हमें रीजन खोजने हैं और इस रीजन से हमें इंसाइट क्या मिलेगा, ईस्ट के विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई जानी चाहिए। आखिर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा क्यों रहे हैं, समस्या को बड़ा बताने के लिए नहीं, समस्या का एक वास्तविक समाधान प्रस्तुत करने के लिए। और हमने आपसे कहा था अच्छा डॉक्टर कौन है, जो बीमारी की नब्ज को सही ढंग से क्या कर ले, पकड़ ले। अगर पकड़ लिया तो आधे से अधिक समस्या आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो ये इस इलाके की कौन से मुद्दे हैं, इकोनॉमिक हैं, जो आपको और हमें क्या करने हैं, समझने हैं। एक चीज और नहीं समझ में आई हमें विचार करने के लिए, वो आपसे ही पूछ रहे हैं, जरा सोचिएगा। हमने कहा कि ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है, और ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट एक जैसा है तो ये इलाका आप जानते हैं, पीलीभीत से इधर का इलाका उत्तराखंड से जुड़ा हुआ, और इधर का इलाका किससे जुड़ा हुआ है, नेपाल से। इस इलाके में टूरिज्म, पर्यटन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, इस पूरे इलाके में, तराई में। और पर्यटन ऐसा नहीं है, धार्मिक तो है ही है भाई, धार्मिक तो टूरिज्म उत्तराखंड के कारण तो है ही है, इको टूरिज्म भी बहुत ज्यादा है, पर डायवर्सिटी इधर ज्यादा है। अगर आप मैप पढ़ा होगा यूपी की तैयारी में, ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है उधर तो सिर्फ जिम कार्बेट है, फिर पीलीभीत का चूका है, पर इधर तो कतरनिया, दुधवा, किशनगढ़, लगातार सुहेलवा, एक पूरी जोन आपको इको जोन दिखेगी। और उससे भी बड़ी बात क्या है, हमारा बुद्ध सर्किट भी कहां है, बुद्ध सर्किट भी कहां है इस जोन। श्रावस्ती कौन है, कुशीनगर कौन इलाका है, बुद्ध सर्किट भी यही है और रामायण सर्किट भी यही है। आखिर गोंडा के बगल में ही तो फैजाबाद है, अयोध्या है, तो रामायण की भी सर्किट है। बस्ती, सिद्धार्थनगर के बगल में कौन है, बस्ती, और बस्ती किसका, वशिष्ठ ऋषि। ये अष्टावक्र का नाम सुना होगा जिन्होंने गीता लिखी। अष्टावक्र का जो स्थान है वो जनक गए, जनक के पास रहने वाले कहा जाता है बहराइच के क्या हैं, आसपास। कपिल मुनि, आपने देखा होगा कपिल मुनि कहां है, गोंडा के पास के रहने वाले। तो हमारा हिंदू और बौद्ध तीर्थ होने के बावजूद हम वेस्ट की तरह ईस्ट के टूरिज्म स्पॉट को डेवलप करने में क्यों नहीं सफल रहे। अगर हम कर लेते तो शायद जो आज यूपी के सबसे पिछड़े जिले हैं, ये यूपी के सबसे अगड़े क्या होते, जिले होते। और जिस राम राज की बात की गई है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा, उस राम राज का एरिया भी कौन सा था, यही था। क्यों नहीं रामराज का मतलब अयोध्या सिटी थोड़ी है, रामराज कौशल का एक राज है ना, तो क्यों नहीं वहां भारत के सबसे पिछड़े जिले हैं, विचार करने की बात है, वहां भारत का सबसे अगड़ा जिला होना चाहिए था। ये उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो सोचते हैं राम मंदिर राम की आत्मा को नहीं प्रदर्शित करता। राम की आत्मा तो एक ऐसा राज है जहां न किसी को शारीरिक कष्ट हो, न किसी को मानसिक कष्ट हो, नहीं कहते दैहिक शारीरिक कष्ट ना हो, भौतिक गरीबी बेरोजगारी ना हो, और आध्यात्मिक कष्ट ना हो, ऐसा रामराज बनाने का इस एरिया में प्रयास होना चाहिए, क्योंकि ये उसी रामराज का क्या है, हिस्सा है। तो जाहिर बात है इकोनॉमिक हिसाब से ईस्ट और वेस्ट के बीच में बहुत प्रॉब्लम है, और ये हमें समझने की क्या करनी है, कोशिश करनी। तो अगला मुद्दा है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से। ये पढ़ना है हम लोगों को, हम तो अभी मुद्दे बता रहे हैं, इसी को डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है। यहां भी बड़ी अजीब चीज है, हमने कहा पानी कहां, वर्षा कहां ज्यादा होती है, वर्षा कहां ज्यादा होती है इस इलाके में। भाई गोरखपुर में तो वर्षा गोरखपुर के इधर 150 सेंटीमीटर ज्यादा होती है, और उधर तो 100 होती है या उससे भी कम होती है, 90 होती है। वर्षा ज्यादा होती है यहां पर वन ज्यादा घने हैं। यहां वन में जो डेंस फॉरेस्ट है, और जितना आप पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे, बिहार की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप फॉरेस्ट देखते हुए, है तो तराई इलाका, तो वहां फॉरेस्ट कम क्यों है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं, उसकी जो घनापन है, डेंसिटी है, वो जितना आप इधर बढ़ते जाएंगे उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा।
तो इसका मतलब है इन्वायरमेंटल कॉजेज मैन मेड है, क्योंकि प्रकृति ने तो अंतर नहीं किया होगा, घने जंगल होंगे। और राम की कहानी पढ़िए तो घने जंगलों की कहानी है बहुत पहले से। अगर हम देखें आज ऐसा क्यों है कि आप कुशीनगर देवरिया की तरफ बढ़ेंगे और बिहार की तरफ बढ़ते जाएंगे, वन विरल होते जाएंगे, यानी वन क्या होते जाएंगे, कम, और जितना ऊपर की तरफ बढ़ेंगे जंगल क्या होते जाएंगे, घने होते हैं। इसका मतलब है इसका भी कोई ना कोई क्या होगा, रीजन। दूसरा, इस एरिया में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है इल्लीगल माइनिंग, जिसको आप क्या कहते हैं, खनन। इस इलाके में बालू और मोरंग खनन का एक बड़ा, क्योंकि यहां नदियां आती हैं पहाड़ से तो अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं और सिल्ट बिछा देती हैं, और जब सिल्ट बिछा देती हैं तो माइनिंग होगी, और माइनिंग चूंकि पिछड़ा इलाका है, दुर्गम इलाका है, तो प्रशासन उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता, और कुछ केस में तो प्रशासन साथ मिलके भी क्या करता है, काम करता है। इल्लीगल माइनिंग होगी तो जिस इलाके में इल्लीगल माइनिंग ज्यादा होगी उस इलाके में फ्लड की समस्या कम होगी कि ज्यादा, ज्यादा होगी। आप सोचिए नदी का एक प्रवाह है ऐसे, और यहां बताएंगे यहां की नदियां जब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आप अपना रास्ता बदलती रहती हैं, एक तो प्रॉब्लम है ही। पर मान लिया यहां से हमने बालू निकाल लिया इस इलाके से इल्लीगल, सरकार होती तो एक सिस्टम बनाती, हमने यहां से बालू निकाल लिया तो इधर ढलान हो गई, ढलान हो गई तो नदी का फ्लो क्या हो गया, ऐसे, और फिर उसने ऐसे रास्ता क्या कर दिया, काट दिया, और काट दिया तो गांव में क्या हो गई, घुस गई। इस इलाके में फ्लड, और फ्लड के साथ आप जानते हैं ये इलाका जो लखीमपुर से कुशीनगर है ये मलेरिया प्रोन जोन है, और जापानी इन्फ्लेटाइटिस, गोरखपुर अगर पड़ा होगा, अगर पहले, अब तो कम हो गया है, जापानी इन्फ्लेटाइटिस, मच्छर वाली रोग और पानी वाले रोग, जो कि वाटर लॉगिंग एरिया है, तो इस एरिया में हेल्थ इंडिकेटर इतने ज्यादा कमजोर हैं कि ये भारत के सबसे कमजोर जिलों में इसका नाम आता है। इधर क्यों नहीं आ पाता, आना चाहिए था, क्योंकि इको जोन तो एक जैसा है, तो उधर क्यों नहीं आता और इधर क्यों आता है, इसके लिए हमें इन्वायरमेंटल कंडीशन को समझने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी। ये तो इन्वायरमेंटल कंडीशन हो गई, तो इकोनॉमी हो गई, जो हमें पढ़ना है, जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। अगली समस्या देखिए, सोशल एंड कल्चरल, सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। एक बड़ी अजीब चीज है कि ये इलाका बिजनौर, सहारनपुर से लेकर इसको बरेली तक, इस इलाके में मुस्लिम आबादी लगभग 50% से ज्यादा है। इस इलाके में भी बहुत ज्यादा है, यहां भी 20% से ज्यादा है। पर इस इलाके में मुरादाबाद को छोड़ दिया जाए तो इतिहास में कभी दंगे नहीं हुए, कभी नहीं होते। यहां तक कि जो बरेली वाला इलाका है, 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद इस इलाके में भीषण दंगे शुरू हो गए, इस इलाके में, पूरब में। लेकिन उसी समय बरेली में मुस्लिम और हिंदुओं ने कैंडल मार्च निकाला। आज कैंडल मार्च आपको बड़ी चीज लग रही है, 1992 में कैंडल मार्च का कल्चर नहीं था, टीवी, रोड, ये सब नहीं होता था। बरेली एकमात्र जिला था, रामपुर, बरेली के बगल में कौन सा जिला है, वही आजम खान का जिसको आप कहते हैं, एक भी इंसिडेंट नहीं हुए, दंगा नाम की चीज नहीं हुई, और जिसको हम गंगा यमुना तहजीब कहते हैं उसका वास्तविक सेंटर यहीं पर देखने को मिला। फिर मेरा वही प्रश्न है, इस इलाके के मुस्लिम अमीर भी हैं, वर्चस्व की लड़ाई में भागीदार भी हैं। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, पूरब में इस इलाके में जहां पर मुस्लिम आबादी 20% है, एक भी मुस्लिम लीडर का नाम बता दीजिए, आपको नहीं पता होगा। और इस इलाके में तो मैं दसियों का नाम बता सकता हूं, आप आजम खान का ही नाम ले सकते हैं, आप विर्क का नाम ले सकते हैं, शफीकुर रहमान विर्क, आप कादिर राणा, शाहनवाज हुसैन, नाहिद हसन, हर बड़ा लीडर। यहां क्यों मुस्लिम लीडर हुई, और मुस्लिम लीडर होने के बावजूद यहां दंगे क्यों नहीं हुए?
अब स्थितियां बदल गई, इधर 4-5 सालों में स्थितियां बदली हैं, उसका रीजन हम अलग देखेंगे। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो मुरादाबाद तो थोड़ा बहुत सेंसिटिव रहा, लेकिन ये इलाका नहीं रहा। पर ऐसा नहीं कि यहां की खास बात है। इसी मुरादाबाद के बगल का एक इलाका है संभल, इसी बिजनौर के एक बगल इलाके का नाम है मेरठ, इसी के बगल इधर आ जाइए तो एक इलाका है अलीगढ़। भीषण दंगों का इतिहास। बिजनौर से मेरठ की दूरी तो 30 किलोमीटर है। बिजनौर में दंगे नहीं होते, तराई बेल्ट है। मेरठ तराई बेल्ट नहीं है, बिजनौर कौन सी बेल्ट है? तराई बेल्ट। रामपुर तराई बेल्ट है, लेकिन मुरादाबाद का कम हिस्सा तराई है, वहां दंगे हो रहे हैं। अलीगढ़ में भीषण दंगे हो रहे हैं। मेरठ में तो दंगों का लगातार इतिहास है, जबकि बिजनौर और मेरठ के बीच की दूरी कुछ नहीं है। तराई इलाकों में ऐसा क्या खास है? इस इलाके में ना पीलीभीत में देखेंगे, लखीमपुर, शाहजहांपुर का बीच का इलाका है। इन इलाकों में दंगों का इतिहास, इधर 4-5 सालों से स्थितियां खराब हुई हैं। ऐतिहासिक तौर पर दंगे क्यों नहीं हुए? कोई ना कोई इसका रीजन होगा, और अगर वो रीजन हम जान जाएं तो उस रीजन को हम अपनी पॉलिसी में क्या करेंगे? इंप्लीमेंट। पर वही तराई इलाका यहां भी है। कुशीनगर में तो हर बार दंगे हो जाते हैं। यानी जितना इलाका आप पूरब में बढ़ते जाएंगे, यहां पर दंगों की रेगुलरिटी देखने को इतिहास में क्या होगी? मिलेगी। जाहिर बात है, इसका भी कोई ना कोई रीजन होना चाहिए, इसकी भी समझ हमें डेवलप करनी चाहिए। दूसरी जरा सामाजिक समस्या समझिए। जितना लखीमपुर से इस इलाके की तरफ बढ़ेंगे, यहां सिख आबादी बहुत ज्यादा है, पर इधर बढ़ेंगे तो सिख आबादी नहीं। नहीं का मतलब है कि कम है, यहां नहीं का मतलब ये नहीं कि है ही नहीं। पर इधर तो उत्तराखंड का ऊधम सिंह नगर वाला इलाका, रुद्रपुर जिसको कहते हैं, इस इलाके में सिख आबादी बहुत है। और जैसे ही पंजाब में खालिस्तान संकट होगा या पंजाब में क्राइसिस किसानों की बढ़ेगी, ये सिख भी एक सेंसिटिव जोन में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो क्यों बसे सिख यहां? क्या खास है भैया? जब बसना ही था तो इधर भी आप कहेंगे सिख चूंकि किसान होते हैं, किसान बहुत मेहनत से खेती करते हैं, तो यहां कौन सी खेती नहीं हो पाती? श्रावस्ती में भी खेती कर लो भाई, बलरामपुर में भी खेती कर लो, वहां भी तो खेती लायक जमीन है। क्यों इधर बसे? और क्यों कहा जाता है कि यह इलाका मिनी इंडिया है? क्यों कहा जाता है मिनी इंडिया? मिनी इंडिया का मतलब क्या है? यहां भी हमने कहा मुस्लिम भी हैं, बंगाली बहुत बड़ी मात्रा में, सिख बड़ी मात्रा में, और पुरबिया कहा जाता है। यहां के लोग भी यहीं जाकर बस गए। यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ये पुरबिया कहे जाते हैं, पूरब के लोग। पूरब मतलब इधर के लोग। आप जाइए वहां देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर के लोग बिल्कुल घुसे हुए हैं। तो मुस्लिम आबादी, बंगाली, सिख, पुरबिया, और कहा जाता है इस इलाके में यहूदी भी बसे हुए हैं। कम है, संख्या में कम है। तो पूरे भारत की तस्वीर देखनी है तो इस इलाके में आओ, इधर नहीं है। इधर इस तरह की स्थितियां नहीं है, लेकिन इस इलाके में बहुत है। तो क्यों है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, यह भी जानना है। देखिए, मिनी इंडिया होना एक अलग मुद्दा है, पर मिनी इंडिया का इंपैक्ट क्या होगा, यह मुद्दा क्या है? अलग। तो आखिर क्यों है ऐसा कि इस तरह के क्षेत्र यहां पर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं? क्या यही रीजन तो नहीं है कि यहां सांप्रदायिक सौहार्द है और यहां सांप्रदायिक क्या है? तनाव है। रीजन कुछ भी, हम जब सोशल कल्चरल सेंस को देखेंगे तो यहां पर हमें देखने को क्या होगा? और वेस्ट में एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम क्या अच्छी बात है। हमने कहा जैसे ही बिजनौर के बगल में मेरठ आएंगे, मुरादाबाद के इधर क्या है, संभल आएंगे, गाजियाबाद जाएंगे, इस इलाके में क्राइम बहुत है। बगल में ही है, बिजनौर से हमने कहा 30 किलोमीटर पे मेरठ है, वहां क्राइम बहुत ज्यादा है, पर इस वाली बेल्ट में क्राइम नहीं। गाजियाबाद में वेस्ट यूपी पढ़ाया था, दुजाना, भाटी, त्यागी, है ना? कभी आपने अच्छा, रामपुर में मत कह दीजिएगा कि आजम खान नेता हैं, माफिया नहीं। माफिया बगल में वेस्ट यूपी में बहुत है। गाजियाबाद, नोएडा, ये पूरे इलाके में माफिया बागपत बिखरे हुए, पर तराई वाला इलाका बगल का है,
मुरादाबाद, रामपुर, बरेली में कोई बड़ा माफिया आपने कभी सुना है? नहीं। तो भैया जब अगल-बगल हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कि वहां भी माफिया उत्पन्न हो जा रहे हैं? क्या सोशल कल्चरल कंडीशन है कि यहां माफिया के उपरने की संभावना कम है, पर बगल में 20 किलोमीटर जब तराई के बाहर जाएंगे तो वहां माफिया के बनने की संभावना क्या है? कम। जब हम इकोनॉमिक कंडीशन देखेंगे, सोशल कंडीशन देखेंगे, कल्चरल कंडीशन देखेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन देखेंगे, तो इस एरिया की राजनीति पहले क्या थी और आज राजनीति में क्यों इतना हिंदू मुस्लिम फैक्टर दिखाई देता है, क्यों ऐसे बदलाव आ रहे हैं, ये हमें आपको बताना है। और इन बदलावों को जब समझ जाएंगे तभी समझेंगे कि आप इस क्षेत्र के विकास का क्या मॉडल बनाएंगे और इस क्षेत्र को कैसे डेवलप करेंगे कि ईस्ट और वेस्ट की प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व। तो शुरू करेंगे हम लोग पहला टॉपिक कि वेस्ट और ईस्ट तराई का जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग होती है ना, जब आप बुंदेलखंड बोलते हैं तो आपके मन में एक पिक्चर बनती है, समाज कैसा होगा, भाषा कैसी होगी, लोग कैसे होंगे। जब हम कहते हैं जाट लैंड तो आपके मन में अलग पिक्चर आती है, और जब हम कहते हैं पूरबिया तो आपके मन में अलग आती है। तो क्या है, ये जो सेंस है आपके अंदर एरिया का, कल्चर का, भाषा का, वो इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, और जब आप लोग पहुंचेंगे उस एरिया में काम करने तो इन्हीं चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और पेपर 5-6 में जब टॉपिक शुरू होगा तो इन्हीं को आप कैसे, इन प्रॉब्लम को कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको बताया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।